अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बजट आ गया। बजट में गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिला? तवक्कुआत पूरे जितनी तवक्कुआत थी आम आदमी को। वैसे तो हमेशा बजट कहा जाता है गरीबों के लिए और गरीब को रिलीफ मिला, लेकिन तारीख गवाह है कि कभी गरीब को रिलीफ नहीं मिला। जीडीपी ग्रोथ हम इसको बढ़ाएंगे, 0.4 से बढ़ के 2.1 तक लाया जाएगा, यह कहा गया है। जो हायर एजुकेशन है उसमें तकरीबन 64 अरब तक लेके जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके जाएंगे। सब्सिडी को भी तकरीबन 197 अरब तक हम सब्सिडी को लेके जाएंगे। करंट अकाउंट को भी तकरीबन 4.4% तक महदूद रखा जाएगा। लेकिन इस हुकूमत ने दावा किया है, फिर यहां गलत बयानी की गई है अवाम के साथ कि यह मुआशी बहरान हमें वर्षे में मिला, क्योंकि कोरोना जो था पहले नहीं था। यह दूसरा बजट है इस गवर्नमेंट का। फिर इन्होंने छुपने की कोशिश की है कोरोना के पीछे, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना कब आया, कैसे आया। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है गजला सियाल साहिबा, पीपीएमपी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। और मोहम्मद अकमल साहब मौशी माहिर हैं, बिजनेसमैन हैं और वो बेहतर बजट को समझते हैं और क्या अवाम को रिलीफ मिला, क्या बिजनेस कम्युनिटी को मिला। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। मैं एमपीए साहिबा से आने से पहले मैं सर आपकी तरफ आऊंगा। बजट आपके सामने है, सब चीजें आपके सामने हैं, कोई अवाम को रिलीफ मिला, बिजनेस कम्युनिटी को कोई रिलीफ मिला, गरीब को कोई रिलीफ मिला? सर क्या कहेंगे? अच्छा, बजट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो गरीब को रिलीफ, इस मुल्क की जो है वो 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो तो गुर्बत से भी नीचे है। एक तो होता है ना गरीब, तो गुर्बत से भी नीचे है। अब अपेरेंटली जो देखा जाए तो दावे तो इस हुकूमत ने बहुत किए, 12,000 रुपये उन्होंने कैश देने के भी दावे किए और किसी हद तक डिस्ट्रीब्यूट भी किए, लेकिन अब इसकी तादाद जो है वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप बजट की एज ए होल बात करें तो मुझे तो इसमें एज ए होल भी जो है ना ये अचीवेबल ही नहीं लग रहा ना। इसमें टारगेट्स कुछ इस तरह के सेट किए गए हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसका, कि इसमें इन्होंने टैक्स की जो वसूलियों का हदफ है, जो इन्होंने टैक्स रेवेन्यू जो इन्होंने सोचा हुआ है 2021 में, ये 4,963 का जो इन्होंने 4,963 अरब रुपए का सोचा हुआ है। जबकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 3,900 के करीब ये बड़ी मुश्किल से रो के ये करंट जो जून में होगा वहाँ पे ये बड़ी मुश्किल से पहुँचेंगे। तो उस वक़्त जबकि आधा साल इनका बहुत अच्छा गुजरा है और आधा साल जो है ये कोरोना की वजह से बंद हुआ है, तो इनकी कलेक्शन हुई है 3,900 अरब। अब ये कह रहे हैं कि ये 4,963 अरब के ऊपर पहुंचाएंगे। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से इसको 4,000। सर मैं से एक मिनट आपको रोकूंगा। यहाँ मेरे साथ मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, किसी तारफ और तारीफ के मोहताज नहीं है। मोहतरम जनाब मुर्तजा वाब साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी मीर साहब, हाँ सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सर बजट आपके सामने, फिर हुकूमत ने यहां अवाम के साथ एक फिर धोखा किया कि हमें मुआशी बहरान मिला, हमें मुआशी सूरत हाल ऐसी मिली। फिर हुकूमत ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश में की। सर क्या कहेंगे आप? सर मीर साहब, मैं समझता हूँ ये हुकूमत ही बहरान की है। इस हुकूमत में मुआशी बहरान भी है, इखलाकी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, सेहत के एस्पेक्ट का बहरान भी है। तो ये तो बहरान से भरी हुई एक हुकूमत है और बस अफसोस की सिचुएशन है कि इस हुकूमत को कोई एहसास नहीं है किस तरीके से, जिस मसाइल के भंवर में इस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को फंसा दिया है, उससे किस तरह निकालेगी है। सर हम किस तरफ जा रहे हैं? सर मुआशी बहरान भी जिस तरह आपने कहा, सियासी बहरान भी जिस तरह का, वबा भी आपके सामने है, अवाम परेशान है। सर क्या हल समझते हैं? जिस तरह
आपने मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस भी की, सभी सियासी जमातों ने तकरीबन आपके ऊपर एतमाद किया। 18th अमेंडमेंट भी आपके सामने है सर, सूबों के मसाइल भी आपके सामने हैं, अवाम आपकी तरफ देख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अवाम तो हमारी तरफ इसलिए देख रही है कि अवाम को अंदाजा है कि अवाम के मसाइल को हल करने की सलाहियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। अवाम को इस बात का अंदाजा है कि जिस मसाइल के अंबार से पाकिस्तान की अवाम इस वक्त घिरी हुई है, अगर कोई शख्स उसको निकाल सकता है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। तो इंशाल्लाह माजी में भी पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हुए, आज भी खड़े और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी खड़े होंगे, और पाकिस्तान की अवाम का जिस तरीके से भी खिदमत कर सकते हैं, उनके मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो करेगी। सर, सारे इदारे जिस तरह WHO सब इदारे कह रहे हैं कि मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान की, हांगकांग की स्टडी भी आपके सामने है, सबसे सूरत हाल आपके सामने है। अगर अफगानिस्तान के बाद अगर सूरत हाल है कोरोना की, तो हमारी सूरत हाल खराब है। क्या हमारे हुक्मरान, फेडरल गवर्नमेंट इस चीज को नहीं समझ रही सर? मीर साहब, अगर समझ रही होती तो मेरे ख्याल में मसाइल का अदराक करने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली होती ना, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि पिछले 3 माह में वफाकी हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं है, और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को अपने हाल पर छोड़ दिया है। थोड़ी बहुत जो सिंध हुकूमत अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए कोरोना वायरस के हवाले से मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही थी, उसमें भी बार बार वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोड़े अटकाए। मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था। हम तो बार बार ये कहते रहे, हमारी पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार कहते रहे कि जिन मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को है, आपको कंसेंसस ओरिएंटेड काम करने की जरूरत है, आपको नेशनल हार्मनी क्रिएट करने की जरूरत है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार ये ऑफर की है वजीर आजम को, बट अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम इंटरेस्टेड नहीं है मसाइल को हल करने में। बस वो खुद पसंदी में बिलीव करते हैं, वो अपनी हुक्मरानी में बिलीव करते हैं, आवाम के मसाइल का उनको कोई एहसास नहीं है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मुर्तजा वाब साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे। सर, हाँ, अपनी बात आप कंप्लीट करें। अच्छा, एक तो मैंने जो है ना ये बजट के हवाले से जब हम बात करें तो सबसे पहले तो इन्होंने जो टैक्स का टारगेट रखा है वो अनअचीवेबल है। अच्छा, मैं अगर इन जनरल टर्म्स में अगर मैं आपके उनको समझाना चाहूँ तो इस वक्त गवर्नमेंट ने किया ये है कि चूंकि इस फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना होता है, तो यहाँ पे ये लोग बड़े सॉफ्ट किस्म के फिगर्स और इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात ना हो, और फिर लेटर ऑन जो है ना वो मिनी बजट की सूरत में कैबिनेट की अप्रूवल से चीज़ें इसमें रद्दोबदल अपने तरीके से किए जाते हैं। जो बड़े बड़े लूप होल जो नज़र आ रहे हैं, जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि एक तो टैक्स का रेवेन्यू जो है वो बड़ा अनअचीवेबल है, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि जो इन्होंने इंटरेस्ट और डेट सर्विसिंग के लिए जो पैसे रखे हैं वो है 2,946 अरब रुपये। इसका मतलब, और लास्ट ईयर में जो है 2,706 अरब रुपये थे। अब ये जो इंक्रीज हुआ है, एक तरफ आपको भी पता होगा, आपने सुना भी होगा कि IMF ने, पेरिस क्लब ने और दीगर G20 ममालिक ने इंक्लूडिंग चाइना ने, इन्होंने अपने कर्जों को डेफर किया है 1 साल के लिए। जब 1 साल के लिए डेफर किया तो ये इंटरेस्ट और लोन रिपेमेंट में 2,946 अरब रुपए आखिर किस बात के आ रहे हैं? तो ये मुझे यहाँ पे भी मैनिपुलेशन लग रही है कि इतनी ज्यादा अमाउंट कर, इसका मतलब क्या है कि या तो गवर्नमेंट जाएगी हॉट मनी की तरफ, इन्हें उम्मीद नहीं है कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर, आपने 2 चीजें कही, एक तो टैक्स आमदनी तकरीबन 4,963 अरब रुपए, उसमें नॉन टैक्स आमदनी तकरीबन 1,610 अरब रुपए, वो एडिशनल है। एडिशनल। सर, इसमें मैं आता हूं, एक मैं MPA साहिबा से थोड़ा सा करूं। बजट आपके सामने MPA साहिबा, जिस तरह मोहतरम जनाब अकमल साहब ने भी कहा है कि मैनिपुलेशन बहुत है इसमें, जो है ना अचीवेबल नहीं है, रियलिस्टिक बजट इनका नहीं है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अहम सवाल किया इम्तियाज़। देखिए, जो बजट पेश हुई है 72 अरब रुपए की, और वो खसारे वाली बजट है। तो मैं ये कहूँगी कि उस बजट में आप देखें कि गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब आवाम दुश्मन बजट है ये, ना उनके नौकरियों के लिए, जॉब के लिए जो इमरान खान ने कहा था
कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसके लिए उसने कोई बजट नहीं रखी। नई जो हाउसेज उन्होंने कहा था गरीबों के लिए मैं बनाऊंगा 50, मेन तो जो है वो गरीबों को नौकरियों की ज़रूरत है 2 साल में। और इसने बजट जो देखिए मार्च से शुरू होता है वो सारा जमा करना, बजट बनाना, मार्च से अभी जो कोरोना तो अभी आया है, जो तुम आके रो रहे हो, पीट रहे हो कि कोरोना की वजह से हमने टैक्स भी जो है कम कलेक्ट किए हैं, हमारे जो माशी मसाइल थे वो हमने अचीव नहीं किए, लेकिन जो तुमने इतने 9 माह तुम्हारे पास थे, 8 माह तुम्हारे पास थे, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तो वही आप देखें एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत कम पैसे 4 अरब रुपए रखे हैं, और उसके लिए हेल्थ के लिए उसने बढ़ाए हैं, 12 अरब थे 12 अरब बढ़ाए हैं, और 24 अरब रखे हैं हेल्थ के लिए। वो बहुत कम है पूरे पाकिस्तान के लिए। 20 अरब रुपए हेल्थ के लिए नहीं, अब 24 हेल्थ के लिए 75 बिलियन। मुख्तलिफ जो है ना राय, जो मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ अखबारों में जो आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, तुमने लोगों के लिए, नहीं नौजवानों के लिए, आपको यूथिया कहा जाता है कि मैं यूथ के लिए, और जो तनख्वाह गरीब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पेंशन जो पेंशन लेते हैं, महंगाई 24% बढ़ी है, और तुमने उनके लिए कोई भी 1% भी तुमने तनख्वाह नहीं बढ़ाई गरीबों की। तो 24% जहाँ 50% में, तो ये कहूँगी कि 24% महंगाई नहीं है, 50% महंगाई हो गई, 100% बहरान हुकूमत है, जहाँ पर आटे का बहरान है, जहाँ पर चीनी का बहरान है। अभी तो आपने देखा ऑयल का, तेल का बहरान था पूरे मुल्क में, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ बहरान। तो इनको शायद IMF को खुश करने के लिए उनके जो भी टारगेट्स थे उनको अचीव करने के लिए शायद उन्होंने इतना सख्त बजट दिया है, और अपने लिए उन्होंने कहा था कि हम अपने वज़ीर आज़म हाउस के लिए कुछ नहीं रखेंगे, तो 88 करोड़ रुपीज़ उन्होंने रखे हैं। सदर प्रेसिडेंट हाउस के लिए हम नहीं रखेंगे, वो 99 करोड़ रुपए उन्होंने रखे हैं। तो अपने लिए और सब कुछ रखा है, लेकिन तुमने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं दिया, नई नौकरियों के लिए तुमने कुछ दिया है, नहीं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। तो ये लोग जो गरीब वो पिसते जा रहे हैं इस बजट में। मैं यही कहूँगी कि सिर्फ IMF को खुश करने के लिए इमरान खान नियाजी ने ये बजट रखा है, और पाकिस्तान के अवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं रखा। ठीक है सर, 2 चीजें इसमें जो है ना, मैं अकमल साहब आपसे, एक तो GDP ग्रोथ की उन्होंने बात कही है, 0.4 से बढ़ के हम 2.1% तक लाएंगे, ये हो सकता है। इन्होंने जो बात की है GDP की, सर ये फिर जो है ना अजम्पशंस में अज्यूम किया इधर, आप इसको क्या कहेंगे? लेकिन लास्ट टाइम जो इनकी GDP ग्रोथ थी ना, इट वाज नेगेटिव, जो -0.4 जो है ना वो इनकी प्रिडिक्शन है, जबकि IMF जो है वो इससे भी ज्यादा की 30 जून की प्रिडिक्ट कर रही है। हाँ सर, ठीक है ना। टोटल जो बजट डेफिसिट है वो 3857 अरब रुपए जो है वो है, ठीक है। और करंट अकाउंट का भी जो है ना 4.4% तक महदूद रखा जाएगा, ये भी मैंने दोनों चीजें में आपसे मैं करंट अकाउंट के ऊपर आता हूं। मैं पहले बजट डेफिसिट और GDP ग्रोथ को थोड़ा सा आपके ऑडियंस को भी बता दूं कि इसमें मैं ब्रेक के बाद आता हूं। ये दोनों चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, एक तो GDP ग्रोथ पे और दूसरा करंट अकाउंट पे। इस पे आते हैं नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं बढ़ाते हैं। वेलकम। हाँ सर, एक तो GDP आपके साथ करंट अकाउंट, इस पे आ जाते सर, इस पे थोड़ा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो है ना ये -0.4 पे था, जो 0.4% जो है वो लास्ट टाइम हमारा ये 2020 जो खत्म होगा उसमें था। अब इसका भी टारगेट इन्होंने 2.1% जो है ना वो GDP ग्रोथ का टारगेट इन्होंने सेट किया है। GDP ग्रोथ का टारगेट 2.1% सेट का लास्ट टाइम जो है ना इनका GDP इन टोटल टर्म्स 42,629 अरब रुपए था, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट $290 बिलियन US में, ठीक है। और हमारा डेट टू GDP रेशो इज 88%। 88% का मतलब ये है कि अगर आप साल में 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से आपके 88 रुपये इस वक्त कर्जा हो चुका है, टोटल डेट जो है। ये पोजीशन इस वक्त कर्जे की डेट टू GDP रेशो हो चुकी है, और जो टोटल GDP का इन्होंने टारगेट सेट किया है, इन हालात में जो इन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दिए हैं रियल इस्टेट सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। और उसमें भी अपेरेंटली लग ये रहा है कि उसमें चूंकि वो खान
खान साहब का एक विजन है कि उन्होंने वो घर बना बना के देने का वादा किया हुआ है, तो उसको आंखें बंद कर करके ये लोग जो है ना वो दूसरी इंडस्ट्री सीमेंट को इन्होंने रिफंड के लिए भी इन्होंने तकरीबन पैसे दिए सर, जो है ना FBR टैक्स रिफंड के लिए भी 100 अरब रुपए दिए। हाँ, टैक्स रिफंड के लिए 100 अरब। उसमें ये होता है कि नॉर्मली ये डिले की वजह से जो लोगों ने इन्वेस्ट करके जिनका सेल्स टैक्स या दीगर मुद्दों में पैसे फंसे हुए होते हैं, FBR की तरफ एक्सिस टैक्स पे हुआ होता है, तो वो टैक्स के रिफंड के लिए इन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इन्होंने अमाउंट अगर रख दी है उसके लिए, तो उससे इनका ये ख्याल है कि ये दोबारा से जो है वो उसमें री इन्वेस्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली क्या मुझे अकमल साहब दो चीजें बताएं इससे, ये जो बजट आपके सामने, सब बजट आपके सामने ये पड़ा है, इससे एक तो महंगाई, इस पे कोई इंपैक्ट इसका पड़ेगा, एक चीज है जॉब क्रिएशन, कोई आपको लग रही है कि जॉब क्रिएशन हो, कोई बिजनेस एक्टिविटीज हो, कोई जॉब क्रिएशन हो, इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि बेरोजगारी में कोई कमी आए, महंगाई कंट्रोल हो, महंगाई कम हो, कोई इस पे इंपैक्ट पड़ेगा? देखें, इस कोरोना की सूरत हाल में जो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है ना, वो है बेरोजगारी, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये 6.25% थी। जो इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं या महंगाई की है, तो वो नेक्स्ट ईयर में वैसे ही नीचे आ जानी है। अभी इस वक्त 10.4 समथिंग है, और इसको जो है ना वो नीचे ला के लोग 8%, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको 9.1 रखा है। 9.1 इन्होंने प्रिडिक्ट किया है। अच्छा, उसमें दो वजूहत, वो कह रहे हैं कि हम 6.5% तक लाया जाएगा, तो गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है। उसमें देखें, मैं दो बातें बता सर, मैं टेलीफोन लाइन पे सिर्फ मैंने नायरा मलिक साहिबा, सीनियर इनकम पर्सन है मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे, इस पॉइंट पे लाते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं नायरा साहिबा। जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। मैं यहाँ मेरे साथ MPS साहब अभी बैठी हुई हैं, और गदरा सियाल साहिबा और मोहम्मद अकमल साहब भी हैं, मौशी माहिर भी हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं। मैंने कहा कि एक जर्नलिस्ट एंकर को भी ले लेते हैं। आपका क्या ख्याल है? बजट भी आ गया, एक तो बजट भी आ गया, वबा भी आपके सामने है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, और एक बहरान की कैफियत है, सियासी मुआशी बहरान दर बहरान है। इस हुकूमत के आने के बाद आप क्या कहेंगी? देखिए, ये हुकूमत होती या इससे पिछली हुकूमत होती, सूरत हाल जो आनी थी वो आ गई, और मुझे यूँ लगता है कि इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात हैं। वबा भी आ गई, उससे पहले भी कोई मौशी हालात हमारे बेहतर नहीं थे, और सबसे बड़ी बात यह कि PTI की ये पहली हुकूमत है, तो शायद इसलिए इनको ना तजर्बाकारी के हिसाब से देखा जा रहा है कि इनको तजर्बा कोई नहीं है। तो आसमान से तो वो बंदे नहीं लेके आए, बंदे तो वही हैं जिनको बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, इमरान खान साहब का पहला एक्सपीरियंस है, काम तो उन्होंने इन्हीं से लेना है। बल्कि मेरे ख्याल से जो नून लीग में काम कर चुके हैं या PTI में काम कर चुके हैं, उनको तो सपोर्ट करना चाहिए। उनका तो साल का एक्सपीरियंस है, उनको तो, बल्कि ये जो सूरत हाल इमरान खान साहब को फेस करनी पड़ी है, मैं PTI की साइड नहीं ले रही, लेकिन एक जनरल बात है कि किसी भी इदारे में या कहीं भी कोई नॉन एक्सपीरियंस बंदा आता है जिसको पहले से पता नहीं होता चीजों का, तो जो लोग इर्द गिर्द सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आपने बात की वबा की, तो वबा का तो अभी इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो हर्ड इम्यूनिटी को फॉलो कर रही है। लेट्स सी, इसमें नुकसान तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? मैं हुकूमत को जिम्मेदार किसी हद तक कहूंगी, लेकिन उसमें आवाम का भी बहुत ज्यादा इम्तियाज साहब हाथ है। अब देखिए, SOPs अगर हुकूमत ने जो फॉलो करने को दिए हैं, आपको लगता है कि कोरोना बेचारा परेशान हो गया होगा हमारे पाकिस्तान में आके कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, ये लोग तो बाज ही नहीं आते। मतलब आपको लगता है रोड्स पे रात को 10-10, 12-12 बजे जब से इन्होंने हुकूमत ने खोला है, देखें नायरा साहब, देखें, SOPs को फॉलो कराना हुकूमत का काम है। हुकूमत ने कंफ्यूज कर दिया कि अवाम जाने, कोरोना जाने, वो जाने, खुद जाने। ऐसा होता है कि हुकूमत अपनी जान चुरा दे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे यहाँ अभी जब मास्क के ऊपर इन्होंने कहा ना कि जी हम फाइन लगाएंगे अगर जिसने मास्क नहीं पहना होगा, तो हमारी आवाम की जो सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही थी ना, वो ये हो रही थी, लोग ये पैसे हटने का नया तरीका आ गया। भाई, पैसे हटने का नया तरीका कैसा है? आप लोगों ने एक्चुअली गेस्चर यही दिया हुआ है ना कि हम पे पैसे लगाओगे तो हम बाज आएंगे। मोटरवे पे और आम रोड पे आप फर्क देखते हैं कैसा है? मोटरवे पे पता है सबको कि फौरन से चालान हो जाएगा, तो हम सीधे डंडे के जोर पे चलने वाली आवाम है ये। वैसे चलती भी नहीं है ना। लेकिन नायरा, मुझे आप बताएं, 2 साल में, 2 साल के अंदर कोई एक फैसला, देखें, कैप्टन, वजीर आजम
उसके फैसले चलते हैं। कोई एक फैसला 2 साल में, मुआशी, सियासी, इंतजामी, कोई एक फैसला, बड़ा फैसला खान साहब का बताएं जो इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए बेहतर फैसला हुआ हो। मुझे आप एक गिनवाएं फैसला। उनको वेले का होने दिया। नहीं देखिए, आप ये तो आप छोड़ दें कि आप क्या, जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, मुझे आप एक चीज बताएं, जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो कोई एक दिन ऐसा होता था, आप, मैं, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, सियासी जमातें कहते थे आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई, बस जरदारी साहब आज गए। इस तरह तनकीद तो होती है। तनकीद तो होती है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना कि काम कोई नहीं किया, मैं अभी भी ये कहूंगी कि पॉलिसी मेकर्स अगर जिस तरह हमारी पहले जो सियासतदान है जिनको एक्सपीरियंस है, वो अगर पीछे की अपनी पार्टी उसको छोड़ के इनका पूरा प्रॉपरली साथ देंगे ना, तो हम इस चीज से निकल सकते हैं। अब आपको पता है कि आजकल जिस तरह ये जो आवाम के अंदर खौफ और राज फैलाया जा रहा है हॉस्पिटल्स की तरफ से कि जी 5 लाख रुपए मांग लिया, इस तरह की फजूल फेक वीडियोस बना के चलाई जा रही है, वो इस हुकूमत के खिलाफ चलाई जा रही है ना। अब आप देखिए, आप एक तरफ अगर इस वक्त अभी ऑपोजिशन को ये सारे तमाशे करना छोड़ने चाहिए, और अगर छोड़ देंगे ना तो फिर ही हम इस वबा से निमट सकते हैं। इस वक्त सियासत छोड़ देनी चाहिए। मैं फिर ये कहूंगी कि मैं इमरान खान साहब की साइड नहीं ले रही। मुझे वैसे लगता है कि वो पर्सनली एक इंसान, अच्छे इंसान है, और अगर उनको थोड़ा मौका मिलेगा, अब आपने खुद ही गिनवा दिया, पहले मौशी बहरान था, उसके बाद ये करप्शन के केसेस चल रहे हैं लोगों के, वो किस किस को भुगतेंगे? फिर उसके बाद वबा आ गई, वबा में आके ये लोग कहते हैं जी हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, तो भाई ठीक है, टेलीफोन लाइन पे रहे, मैं इसी पे जवाब लेता हूं। टेलीफोन लाइन पे रहे नायरा साहिबा, आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए जी, जो मेरी बहन फुल सपोर्ट कर रही थी इमरान खान की, और सुन रही हैं आपको, इस हुकूमत की फुल बिल्कुल सुने। मैं जो हकीकत है वो आप देखें, इस वबा तो अभी आई है, देखें फरवरी में मैंने वही बात की कि फरवरी और मार्च में हमारे यहाँ, और अभी जो है ये क्रूशल टाइम है, लेकिन जो उसके पास 8-9 माह थे, जून से लेकर और फरवरी, दूसरा बजट है, 2 साल हो गए। नहीं देखिए, जून से लेकर टाइम मिलता है उनको, उसने कौन से तीर मारे, उसने कौन सा माशी इस्लाहात लिए, वो बातें तो बहुत करते थे झूठ बोलने की। उस वजीर आजम की आप सपोर्ट कर रहे हैं जिस वजीर आजम को ये नहीं पता कि डॉलर बढ़ गए हैं, उस वजीर आजम को ये नहीं पता कि चीनी की कीमत 100 रुपए हो गई है, जिस वजीर आजम को ये ना पता हो कि मुल्क में पेट्रोल नहीं है, उसका बहरान है, और मुल्क से पेट्रोल खत्म हो गया है, कहाँ से लाऊं, ये दूसरे लोग बता रहे हैं, या तो उसकी बीवी बताती है सुबह को कि उठो डॉलर बढ़ गए या पेट्रोल बढ़ गया। जिस वजीर आजम की ये अहलियत हो, आप उसको कह रहे हैं कि उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं, वजीर आजम जिस सीट पर बैठे हैं उसको हर नॉलेज होनी चाहिए। जब तुम बाहर थे, जब वजीर आजम साहब बाहर थे, वो सारी बातें कर रहा था कि मैं इस तरह करूंगा, मैं बिल नहीं बढ़ाऊंगा, मैं बिजली के बिल नहीं बढ़ाऊंगा, मैं गैस के बिल नहीं बढ़ाऊंगा, मैं जो ये पेट्रोल के जो पैसे खा के जा रहे हैं वो नहीं करूंगा। वो तुमने तो सारे झूठ बोले थे, वो आके वो सारे काम किए जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे, लोगों पर बोझ। आप बताएं मुझे, मैं अपनी बहन से पूछती हूँ, किसानों के लिए उन्होंने क्या रखा है? कुछ भी नहीं। मजदूरों के लिए, लेबर के लिए उन्होंने क्या रखा है? कुछ नहीं। आप देखें, नौजवानों के लिए और जो एम्प्लॉयमेंट है जो जरूरी है हमारे मुल्क के लिए, 5-6 सालों, 2 साल से 2 साल हो गए, तुमने एक भी नौकरी नहीं दी, एक भी नौकरी नहीं दी। नौजवान तुम्हारे पीछे लगे, तुम्हें वोट दिए थे, नौजवानों का वोट लेकर आए हो, लेकिन नौजवानों के लिए उसने कुछ नहीं रखा। तो आप बताएं कि हमारी माशी सूरत हाल, वो लोगों को बाहर से लेके आए, तुम्हारे पास जो टीम नहीं है। हफीज शेख भी हमारे साथ था, फिर बाहर चले गए, फिर उसको लेके आए। शबर जैदी को लेके आए, वो शबर जैदी कहाँ है? इनकम टैक्स, जो टैक्स रिकवर होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, सबसे हम टैक्स लेंगे। ठीक है, अभी जवाब लेते हैं। हाँ नायरा साहिबा, ये ड्रामे अब बंद करो। अब अवाम जो है तुम्हारी ये ड्रामे भुगत कर मर रहा है, भूख से मर रहा है, खुदारा अवाम को देखो। ठीक है नायरा, कोई रेस्पॉन्ड करेंगे आप? इम्तियाज साहब, मुझे ये समझ नहीं आई कि इन्होंने उनके घर में कैमरे लगाए हुए हैं, जिनको पता है कि सुबह उठ के उनकी बीवी बताती हैं। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, मतलब ये बहुत मुझे नहीं समझ आती कि इस किस्म की बातों से हम कब बाहर आएंगे। चीनी का नहीं पता, पेट्रोल का नहीं पता। हाउ डू यू नो यार कि मतलब एक वजीर आजम है मुल्क का, उसको ये नहीं पता होगा?
बिल्कुल ही मतलब मुझे समझ नहीं आई कि ये बातें कैसे हम लोग बैठ के सोच सकते हैं कि एक मुल्क का वजीर आजम कैबिनेट में ठीक है, जवाब ले लूं मैं जवाब ले लूं नायरा से मैं जवाब कैबिनेट में बातें होती है, जवाब ले लूं नायरा से, वजीर से पूछते हैं कि ये जवाब ले लूं, शॉर्टेज है, आपको नहीं पता? दो खवातीन, मैं जवाब ले लूं, सारी दुनिया ने हाँ नायरा आप बात करें। जी जी इम्तियाज साहब, मेरे ख्याल से अगर हमारे कैबिनेट में इस किस्म की फजूल बातें हैं कि उसको ये नहीं पता वो नहीं पता, मुझे तो ऐसे लग रहा है जिस तरह वो क्लासेस में हम शुरू में स्कूल जाते हैं ना, नए नए दाखिल होते हैं, छोटे बच्चों में ये बातें होती हैं, यार ये पुराना स्टूडेंट है, इसको सब कुछ पता होगा, नया स्टूडेंट, मतलब इन छोटी छोटी बच्चों वाली बातों से हमें बाहर आ जाना चाहिए। अब हमें बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए चलना चाहिए। आप इस वक्त ये सोचें कि वो हमारे मुल्क के वजीर आजम है, चाहे वो पीटीआई से है चाहे वो किसी से भी है, हमें इस बहरान से निकलना है, हमें इस कोरोना से जान छुड़ानी है, और सिर्फ इन लोगों की सियासत की वजह से खत्म नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हैं कि वो आए हैं, मैं इसीलिए उनको सपोर्ट कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में जो पहले सो कॉल्ड वजीर आजम या सो कॉल्ड सियासतदान थे जिन्होंने 20 से 25 साल इस मुल्क में हुकूमत, ये मुकम्मल सियासतदान है, बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, ये मुकम्मल सियासतदान है, दूसरे सो कॉल थे। नहीं है, आप तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। मैं जवाब ले लूं जवाब ले लूं आप भी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि सो कॉल्ड, वो सो कॉल्ड क्यों वजीर जवाब दे, हाँ जवाब नहीं लगा सकती, उनका राइट है जो जवाब दे, नहीं उसका वो भी बच्चों वाली बातें देखें उनका, ठीक है उनका राइट है, देखें उनका राइट है जो जवाब देना भाई, जो वोट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो वोट लेकर आ रहे हैं, अपनी बारी पे आप जवाब दें, ठीक है नायरा साहब आप जवाब दें, जो भी जवाब दें आप जवाब। देखिए वोट हमारे मुल्कों में कैसे इलेक्शन होते हैं हमें भी पता कैसे होता है। शुक्र आपने बता दिया कि किस तरह होता है, इसमें पहली दफा सच बताया आपने। आप तो न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, न्यू जनरेशन एक्चुअल में सही बातें जो हकीकत होती है उस पर बात करती है, उसका जवाब दें मुझे बताएं। मैंने लाइफ में कोई दूसरी दफा वोट डाला है अभी, ठीक है, और वहां पे जाके देखा है मैंने कैसे वोट डाले हैं। यार वोट डालने का सिस्टम ये होता है, मतलब ये आप ये देखें, आप ये कह रहे हैं, मैं तो ये इसलिए कह रही हूँ कि एक बंदा इमरान खान है या जो भी है जो पहली दफा सियासत कर रहा है, और जिस तरह की यूथ उनके साथ थी और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है सियासत पे, ठीक है, उस तरह क्या जरदारी ने कभी किए? कभी नवाज शरीफ ने ऐसे की, नवाबों की तरह वो लोग बैठते हैं, जिस तरह के वो लोग आगे रहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ आपका आ गया, पॉइंट ऑफ व्यू आपकी तरफ आप रहे हैं टेलीफोन लाइन पे, फिर भी रहे हैं आप टेलीफोन। 2 मिनट सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। वाकई आपको लग रहा है कि ठीक है नायरा का पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह गजाला साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू, पिछले हुक्मरान ठीक है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, हुक्मरानी बेहतर नहीं थी, उनकी साख अच्छी नहीं थी, क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं थी, क्या इनकी अच्छी है? इन 2 साल के अंदर इनकी परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डिलीवरेंस इनकी अच्छी है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए मैं इसके ऊपर जो है ना वो 50-50 मार्क्स इसलिए दूंगा कि देखें चंद एक चीज़ें हैं जो इन्होंने इम्प्रूव भी की हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे इन्होंने जो करंट अकाउंट का जो खसारा था उसको ये लोग सब्सटेंशियली कम करके नीचे लाए हैं। इसी तरीके से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था उसको ये लोग कम करके लेके आए 19.54 19,541 के ऊपर, ठीक है ना, जो इससे पहले बहुत ज़्यादा था 19.541 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। उसूलन इन्होंने ये किया है कि असल में इन्होंने किया एक्सपोर्ट्स को अपने कर्टेल किया है और इंपोर्ट्स को कम करके इस चीज़ को बैलेंस के ऊपर लाए। लेकिन स्टिल जो इनकी तरफ से इनके पार्ट पे जो मिसमैनेजमेंट है वो ये है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के साथ आके मिल चुके हैं और वो इस हुकूमत को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करने दे। कभी चीनी का बोरान आ रहा है, कभी आटे का बोरान आ रहा है, कभी दीगर बोरान आ रहे हैं। इसी तरीके से इन सब चीज़ों के होते हुए, ये सारी चीज़ें होते हुए किस तरीके से जो है ना वो खान साहब भी गवर्नमेंट, यानी कि ये उनसे आपको बेहतर नहीं लगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जस्ट टेल मी वन, मैं एक बात खास तौर पे करता हूं कि सिर्फ ईमानदारी जो है ना, दिस इज नॉट द नेसेसरी थिंग, उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें भी लाजमी है। एक सिर्फ ईमानदार होने से जो है ना वो हुकूमत नहीं चलाई जा सकती है। यू शुड बी कॉम्पिटेंट, यू शुड नो द फैक्ट्स के फैक्ट्स क्या है। इस वक्त आपके आसपास जो लोग बैठे हुए उनमें से आपके साथ हकीकी तौर पे कौन है, मुल्क के साथ हकीकी तौर पे कौन है और कौन मुल्क दुश्मन है, अब आपको तो खुद अंदाजा नहीं हो रहा। आप जिनके साथ बैठ के ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आता हूं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे नायरा रहे, मैं एक सवाल आपसे जरूर करूंगा, उसके बाद आपको खुदा हाफिज कहूंगा। आप टेलीफोन लाइन पर रहना, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम नायरा साहिबा। 99% इमरान खान साहब के साथ वही लोग हैं जो जरदारी साहब के साथ, परवेज मुशर्रफ के साथ, जो जरदारी साहब के साथ थे, वही टीम है इमरान खान का साथ। ये वही लोग नहीं है जो नाकाम गए थे नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, मुशर्रफ के साथ। क्या ये लोग मुल्क का बेहतर करेंगे? इस पे क्या जवाब देंगे? जी, आप ब्रेक पे कह रहे थे कि अगर मुझे पसंद है, भाई मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? ये आपका राइट है, आप पसंद करें ना करें, मैं क्यों नहीं करूं? इसके अलावा कोई ऑप्शन बता दें आप, हमें तो नहीं समझ आती। ये तो अवाम का ऑप्शन है, अवाम जिसको वोट दे। मैं इसके अलावा वोट दे, हाँ जी, अवाम का ऑप्शन है। अवाम तो मैंने आपको बता दिया। आई डोंट नो ये कैसे आए हैं, क्या हिसाब किताब है। वो मोस्टली लोग कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में एजेंसीज चलती हैं और जो जिसको लाना चाहते हैं वो ले आते हैं, लेकिन देखें हमारे सर पे जो भी है वो वजीर आजम है, और इस तरह की जो सिचुएशन है इस वक्त, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें उनका साथ देना चाहिए, सियासत छोड़ देनी चाहिए। सियासत तो जब अवाम ही नहीं बचेगी तो सियासत कैसे करेंगे? आपका क्वेश्चन ठीक है, आपका पॉइंट। वो कह रही है कि इस वबा के ऊपर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो नायरा सही कह रही है गजला साहिबा, कि वबा के ऊपर तो सियासत नहीं करें ना। हमने कोई सियासत नहीं की, लेकिन उन्होंने सियासत की। जब हमारे वजीर आला कह रहे थे कि ये वबा फैलेगी और बहुत नुकसान देगी, तो इमरान खान ने उसको नहीं माना और लॉकडाउन ख़त्म करवा दिया। देखिए, अगर आप सख्त दूसरे मुल्कों ने भी किया है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उन्होंने भी लॉकडाउन किया और अभी तक वो लॉकडाउन में है, लेकिन हमारे मुल्क में बड़ी मेहरबानी नायरा साहिबा, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी आपने। अजीब मजाक किया गया, मजाक इस तरह नहीं करो आवाम के साथ। और मैं ये कहूंगी कि देखिए, आसिफ जरदारी साहब हो या सबके लिए इज्जत है, आपको भी इज्जत करनी चाहिए कि वो सरबराह रहे हैं, वजीर आजम गिलानी साहब रहे हैं या नवाज शरीफ, जो भी मुल्क के लिए उन्होंने काम किया। हर कोई अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। हाँ, अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम तनकीद बरा इस्लाह जरूर करेंगे, उसको बताएंगे, उनको कहेंगे कि भाई जो आप काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बहबूद के लिए काम करें। हम अपोजिशन में आपके पास बैठ के अपोजिशन करेंगे, अपोजिशन तनकीद बरा इस्लाह करेंगे, असेंबली में बैठकर तनकीद बरा इस्लाह करेंगे। आप लोग जो आपने जो रवैया अख्तियार किया था, जो वर्ड कहे थे, आज आप सुन रहे हैं। जो आपने आसिफ जरदारी साहब को कहे थे या किसी को कहे थे, जो वो आज आपने कल असेंबली में वो दोहराए गए आपके खिलाफ, तो आप क्यों नहीं समझते? आपने सुना होगा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर पहले कहे थे, आपने भी कहे थे, आटा चोर, चीनी चोर, आप लोगों ने हमें कहा था। अपोजिशन में ये होता है। देखिए गजला साहिबा, अपोजिशन में ये इल्जामात लगते, तनकीद होती है। देखिए होती है, आपने वही वर्ड कहे थे, वही वर्ड आपको आज लग रहे हैं, आपको वही दोहराए जा रहे हैं। आपके ऊपर जो आप तमाशा करते थे सारा वो अब हो रहा है। देखें, आप सीरियस होंगे, आप लोग जो अब हुकूमत में हैं, आपके असद उमर कहा बहुत अच्छा है, सारा फाइनेंस असद उमर जब शुरू में जब बने थे, सारा फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर बनेगा, सारा फाइनेंस ये संभालेगा। वो अब कहाँ है असद उमर? पता नहीं कहाँ से लोग लेके आए हो तुम, और वो सारा फाइनेंस, सारी वो खजाने वो उनके पास है। स्टेट बैंक का जो सदर है आपने वो भी बाहर से मंगवाया। ठीक है, जब सारी चीजें बाहर से लाए तो कुछ भी नहीं, सारी चीजें आपको पता है। मुख्तलिफ दौर, हुकूमत, बजट से 72 तकरीबन खरब, 94 अरब रुपए का बजट, खसारे का बजट, नया टैक्स नहीं है, अवामी बजट, सब ये सब चीजें आप और हम देखते हुए आ रहे हैं। सब चीजें, अवामी बजट, गरीब का बजट, अवाम को रिलीफ, सब्सिडी, ये वो, अवाम की किस्मत तब्दील नहीं है। इसमें तो कुछ भी नहीं है अवाम के लिए। दो बातें मैं बड़ी करूंगा। देखें, एक तो सबसे पहले 18वीं तरमीम ने जो है ना, ये आधा तीतर और आधा बटेर बना के रख दिए। कुछ महकमे इस तरह के हैं, वो वफाक के पास भी हैं और लोकल गवर्नमेंट के पास भी हैं, जैसे तालीम, सेहत और ये इस तरह के जो सूबाई हुकूमत के। अब इसकी वजह से हुआ ये है कि सूबाई हुकूमत कोई फॉल्ट करती है तो फेडरल पे डाल देती है, फेडरल कोई फॉल्ट करती है तो सूबाई पे डाल देती है। तो इसको एक बिल्कुल कंक्लूसिव होना चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी है। नंबर 2 मैं ये कहूँगा, जैसे मैडम ने अभी बात की कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, तो ऑप्शन का सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, देखें जिस तरह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे शोबों के लोग कॉलेजेस और स्कूल से निकलते हैं ना, उसी तरह लीडर्स भी स्कूल्स और कॉलेजेस से निकलते हैं। और आपके पास पिछले सन 1992 से लेके आज तक तलबा तंजीमों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। इस वजह से हमारे यहाँ पे आज तक कोई लीडर पैदा नहीं हुआ।
जबरदस्त सबसे बात जो आपने बुनियादी वजह है ना वो ये है, जो हमारे पास आज कह रहे हैं ना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वो भाई जिस तरह डॉक्टर बनना एक प्रोफेशन है, आप पुराने जमाने वाले जैसे आप पंजाब की बात मैं करूं, शेख रशीद हो गए, दीगर लोग हैं, ये अपना मुजफ्फर था, ये जो ये जी सारे हमारे लोग दीगर जी, बिल्कुल। सारे के सारे थे यहाँ कराची के और सिंध के यूनियन कई बनी ऐसे हुई थी। लोग थे। यहाँ से लीडर भी स्कूल और कॉलेज से निकलते हैं। भाई आपने वहीं उसी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई और आप इंतजार कर रहे हो लीडरों का, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई लीडर है। तो सबसे पहले तो ये इस चीज को पुरअमन तरीके से, तलबा तंजीमों का मतलब ये नहीं है कि आप असला और वो वाला कल्चर विंग्स बनाए। गवर्नमेंट कैन कंट्रोल, रेंजर्स फौज इसको कंट्रोल कर सकती है। तो एक तलबा तंजीमें होनी चाहिए, उनकी सियासी सरगर्मियां होनी चाहिए ताकि हमारे पास आगे फ्यूचर में अच्छे लोग आते रहें। वरना यही होगा कि ये 2, 3, 4 लोग हैं और अल्टीमेटली पब्लिक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा तो मजबूरन जाके वोट देंगे। अब कॉम्पिटेंसी और इनकॉम्पिटेंसी ना उसको आप साइड पे रखें। मसला ये कि चॉइस ही नहीं है। चॉइस क्यों नहीं है? पिछले 30 साल से कौन जिम्मेदार है? आप बताएं, हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई लीडर ऊपर आ सकता है, सिर्फ डिक्टेटर ही आएंगे भाई, इसके अलावा हो ही नहीं सकता कि लीडर है। तो ये एक सोल्यूशन है। और दूसरा, ये 18वीं तरमीम में जो चीजें हैं वो या तो भाई हेल्थ आप रख लो या इनको दे दो। लेकिन 18th अमेंडमेंट की जब आपने बात की, 18th अमेंडमेंट तो एक बड़ी अच्छी चीज है, खुद मुख्तियारी मिली एक चीज। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद जब पावर्स सूबे को मिले, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे नहीं दिया पावर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी नहीं दिया। उसूलन जो ये सारा डिस्बर्समेंट ऑफ बजट्स होता है लोकल गवर्नमेंट्स का काम होता है, ये ना सूबाई हुकूमत का काम होता है ना फेडरल हुकूमत का काम होता है। मैं 18वीं तरमीम में जो चीजें बीच में ऐसी छोड़ी, अब आप देखें ना हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है। अब आप देखें सूबाई हुकूमत, अभी मुर्तजा वहाब साहब बात कर रहे थे, वो फेडरल पे डाल रहे हैं। फेडरल वाले वो फेडरल पे डाल नहीं दे, वो फेडरल पे डालें। फेडरल देखें, मुदाखलत एक चीज, वफा की गवर्नमेंट काम करने नहीं दे रहा। तो मुर्तजा वहाब साहब जो कह रहे 10 बिलियन रुपए इन्होंने, ये फेडरल गवर्नमेंट ने 10 बिलियन रुपए जो है ना वो हॉस्पिटल, 75 बिलियन हेल्थ के लिए किस बात के रखे हैं? हाँ। इसका मतलब ये कि उनके पास भी है आधा तीतर, आधा इनके पास भी है। तो होगा क्या कि अल्टीमेटली जो है ना, अल्टीमेटली होगा ये कि जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, आवाम ने पिसना है, वो पिसेगी। ये फिगर्स और आदाद के हेर फेर हैं। हम जैसे लोग तो पकड़ लेते हैं कि कहाँ पे इन लोगों ने मैनिपुलेशन की है, रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट। मैं बता रहा हूँ कि ये जीडीपी का जो हदफ है ये पूरा होने वाला है ही नहीं। ये नॉर्मल हालात में ही पूरा हो सकता था, कोरोना में कहाँ से करेंगे। और यहाँ पे मैं आपके प्रोग्राम में लाइव बता रहा हूँ कि ये जो इन लोगों ने इनकम टैक्स का ये जो टैक्सेस का जो टारगेट रखा है 4900 समथिंग का, ये पूरा नहीं होगा। ये अगले 3 से 4 महीने में आप देखिएगा इन्होंने रिवाइज करना है, चाहे कोरोना एक्सट्रीम पे जाए या कोरोना सही हो जाए। मैं कह रहा हूं ये जो बजट इन्होंने अगर आम हालात में भी ये वाला बजट देते तो शायद हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन इस वक्त इन्होंने जो ये वाला बजट दिया है ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें सारे अनअचीवेबल टारगेट्स रखे और ये सारे के सारे रिवाइज होंगे एंड पब्लिक शुड बी रेडी फॉर द मिनी बजट एंड फॉर द टैक्सेस। यहां पे तो अभी इन्होंने कह दिया कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। लेट अस सी, अभी तो पूरा साल बाकी है, टैक्स लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे, वरना उसके बगैर ये 4000 आपको लगता है बेरोजगारी और बढ़ेगी? बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। उसकी वजह से होगा ये कि आपकी महंगाई कम होगी। भाई जब एक बंदे के पास खर्च करने को पैसे ही नहीं है, डिमांड कम होगी। जब डिमांड बड़ी मेहरबानी एमपीए साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, अकमल साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होगी, जितनी भी है मैनिपुलेशन है। और खुदा करे, मेरा रब करे कि ये वबा खत्म हो और सियासत नहीं हो। ये जो सियासत कर रहे हैं और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मैं तो इसमें यकीन नहीं करता। अवाम जिसको आगे लाए और अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, तवक्कुआत थी, वो तवक्कुआत भी पूरी नहीं। उसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।